Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। आज हम मेंस पर्याप्त के इस सेशन में जीएस पेपर 3 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में से एक रीसेंट न्यूज दैट इज अबाउट अग्निबाण उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या स्पेशल है अग्निबाण के बारे में, कौन सी नई चीजें इसमें लाई गई है, क्यों ये स्पेशल है, क्यों ये वन ऑफ इट्स काइंड है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज अग्निबाण? अग्निबाण एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि अग्निकुल नाम की एक कंपनी ने डेवलप किया है। अग्निकुल इज अ प्राइवेट कंपनी दैट इज बेस्ड इन चेन्नई। इन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया है जिसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। ये स्पेसक्राफ्ट अभी के लिए टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर है, मींस ये कोई पेलोड फिलहाल कैरी नहीं कर रहा है। सिर्फ अपनी एफिशिएंसी को शो करने के लिए, अपने सक्सेस रेट्स जानने के लिए इन्होंने इसरो के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करने के बारे में सोचा है। नाउ श्रीहरिकोटा में इस अग्निकुल ने एक प्राइवेट स्पेस लीज पे ली हुई, वहां से लॉन्च कर सकते हैं। देर आर वेरियस प्राइवेट कंपनीज लाइक पिक्सेल, स्काई रूट, ये सभी चाहे तो श्रीहरिकोटा से अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस, जिन्हें हम साउंड रॉकेट भी कहते हैं। कुछ वैसा ही काम अग्निबाण भी अभी के लिए करने वाला है। और क्या स्पेशल है? इट्स सब ऑर्बिटल। वी विल सी व्हाट डज सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल मीन। सो अभी के लिए इसको सॉर्टेड कहा गया है, जब तक कमर्शियलाइज नहीं होता। अभी के लिए सॉर्टेड है, जब कमर्शियलाइज हो जाएगा तब हम इसे सॉर्टेड नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस अग्निबाण? फर्स्ट पॉइंट इज इट्स सब ऑर्बिटल। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल? सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज द ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है। कोई स्पेसक्राफ्ट अगर इसको ऑर्बिट में पहुंचना होगा तो उसकी फर्स्ट पॉइंट होगी, उसको अपना स्पीड हाई करना होगा। लॉन्चिंग स्पीड काफी हाई रखना होगा। अगर स्पीड हाई नहीं होगा, पूरे ऑर्बिट में वो रिटेन नहीं कर पाएगा, अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच लेगी। सो टू डिफाई अर्थ्स ग्रेविटी दे नीड टू हैव अ हायर स्पीड। ये एक पॉइंट होता है ऑर्बिटल का। दूसरा, ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट्स एटलीस्ट वन कंप्लीट राउंड लगाते ही हैं, तभी उन्हें ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट कहा जाएगा। सब ऑर्बिटल इनके उल्टे होते हैं। सब ऑर्बिटल मींस एक तो जरूरी नहीं है कि वो फुल एक ऑर्बिटल राउंड फिनिश करें, और इसी वजह से उनकी स्पीड भी कम होती है। दे विल हैव लोअर स्पीड अगर वो सब ऑर्बिटल है तो। दे माइट एंटर द ऑर्बिट एंड देन दे विल कम बैक, दैट इज सब ऑर्बिटल। ओके, जो श्रीहरिकोटा से अभी सॉर्टेड लॉन्च हो रहा है, ये सिंगल स्टेज है। सिंगल स्टेज मींस जस्ट एक बार में कंबशन होगा, बट ये कस्टमाइजेबल भी है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सिंगल स्टेज ही इसको रखा जाए। ये 2 स्टेज, ट्रिपल स्टेज, 4 स्टेज सब कुछ किया जा सकता है, डिपेंड करता है। दिस इज कस्टमाइजेबल। और एक एक स्टेज में 4 से 7 इंजन अकोमोडेट किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, ये जो इंजन अग्निबाण में है उसका नाम है अग्निलेट इंजन। ये भी अग्निकुल का खुद का इंजन है जो उन्होंने पेटेंट किया हुआ है, मींस उन्होंने खुद इसको इन्वेंट किया है, खुद इसको डेवलप किया है और उन्होंने पेटेंट कर लिया है। पेटेंट करने का मतलब होता है कोई दूसरी कंपनी अग्निकुल के परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकती। इफ दे वांट टू यूज इट, दे नीड टू बाय द प्रोडक्ट और take lease of the product from this company. That is patenting. Okay, so अग्निलेट इंजन अग्निकुल का पेटेंट है। इस इंजन में भी कुछ स्पेशलिटीज हैं। फर्स्ट, इट्स सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सेमी क्रायोजेनिक क्यों? क्योंकि इसमें केरोसिन है जो कि रूम टेम्परेचर में रहता है, सो ये क्रायो टेम्परेचर नहीं हुआ। दूसरा, इसमें फ्यूल होगा ऑक्सीजन, दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन दैट इज गैशियस ऑक्सीजन को लिक्विफाई करने के लिए क्रायो टेम्परेचर्स प्रोवाइड करने होते हैं। सो एक
कंपोनेंट क्रायो है, दूसरा कंपोनेंट क्रायो नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी क्रायोजेनिक। इसे हाइब्रिड नहीं कहेंगे बिकॉज दोनों का स्टेट लिक्विड है। अगर एक लिक्विड होता एक सॉलिड होता, लिक्विड गैस होता गैस सॉलिड होता, तब उसे हाइब्रिड कहा जाता, बट यहाँ पर दोनों ही लिक्विड है इसलिए इसे हाइब्रिड नहीं कहेंगे। दूसरा जो कि इसे सबसे ज्यादा स्पेशल बनाता है दैट इज 3D प्रिंटेड इंजन, वन ऑफ इट्स काइंड। दूसरा, ग्लोब में ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट ग्लोबल 3D इंजन जो कि इंडिया से जा रहा है। ओके, 3D प्रिंटेड इंजन होने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि कस्टमाइजेबल होना, कभी हम चाहे तो सिंगल स्टेज बना सकते हैं, कभी ट्रिपल स्टेज, कभी डुअल स्टेज, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा, हम लोग नंबर ऑफ इंजन भी चेंज कर सकते हैं। और कितने फायदे हैं और कितने डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। Now what is 3D printed engine? For example this one, ये जस्ट एक 3D प्रिंटिंग मॉडल है। कैसे होता है, बेसिकली एक पर्सन होगा जो कि कंप्यूटर पे बैठ के अपना मॉडल बना देगा, ठीक है। कंप्यूटर के साथ 3D प्रिंटर अटैच्ड होगा, कनेक्टेड होगा। जैसा ये इंसान मॉडल बनाएगा 3D प्रिंटर बिल्कुल वैसा ही एक मॉडल डेवलप करके दे देगा। उसके पास वैसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इसके फायदे क्या है? फर्स्ट थिंग, इसका हार्डवेयर और मैन पावर काफी इजी है, ठीक है, एक ही इंसान बना सकता है। दूसरा, फास्टर, बहुत जल्दी काम हो जाता है। तीसरा, रीमॉडलिंग बहुत इजीली की जा सकती है। अगर कुछ गलत लगता है तो फिर इसको डिसमेंटल करके, इसको तोड़ के दोबारा दूसरे रॉ मटेरियल्स फिर से बिना खर्चा किए जो पहले के थे उन्हीं को रीयूज किया जा सकता है, दूसरा मॉडल बनाया जा सकता है। ये हो गए इसके फायदे, प्लस कस्टमाइजेशन तो है ही। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? इट इज नॉट एज स्केलेबल एज कन्वेंशनल टेक्निक्स। कन्वेंशनल टेक्निक्स मीन्स जो अब तक यूज हो रहे हैं, क्लासिकल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करके एक बड़ा सा रॉकेट बनाना, ये उसकी तुलना में स्केलेबल नहीं है। क्यों स्केलेबल नहीं? बिकॉज कन्वेंशनल टेक्निक में क्या होता है, जब एक सिस्टम, एक मॉडल फाइनलाइज हो जाता है, उसी के हिसाब से फिर दूसरे मशीन्स बनाए जाते हैं। तो एक ही ढांचे में, एक ही हार्डवेयर की मदद से बाद में बहुत सारे हार्डवेयर बनाए जा सकते हैं। 3D में वो चीज नहीं है। सो फाइनेंशियली कभी कभी 3D प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होती है। दूसरा प्रॉब्लम, इसका मॉडल बहुत अलग है। 3D प्रिंटेड रॉकेट्स इतने अलग होते हैं कि हर तरह के लॉन्च पैड में इसको लॉन्च नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका एक डिफरेंट स्टाइल होता है, दूसरे ट्रेडिशनल लॉन्च पैड से इन्हें लॉन्च नहीं किया जा सकता है। पर इसके लिए भी अग्निकुल ने दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ निकाला है। उन्होंने बनाया है धनुष, which is a mobile launch pedestal. This one, देखिए, this one is धनुष, इतना, ये धनुष है। ये मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल है, मींस काइंड ऑफ एन अडेप्टर। जिस तरह से हर प्लग हर सॉकेट में फिट नहीं होता, हम एक अडेप्टर यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अडेप्टर की तरह यूज होगा। और ये मोबाइल होगा। मोबाइल होने से ये फायदा है कि एक तो स्पेसक्राफ्ट को भी यहाँ वहां लिया जा सकता है, प्लस धनुष खुद भी मोबाइल है। सो पूरा सिस्टम हम चाहे तो कहीं से भी कहीं लेकर जा सकते हैं। एक धनुष बनाकर हम लोग किसी भी लॉन्च पैड से उसको लॉन्च कर सकते हैं। ये फायदा होता है धनुष का। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस। प्राइवेट सेक्टर का स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस मैन्यूवर्स में क्या क्या रोल है। स्पेशली जब से 2020 में इंडियन स्पेस पॉलिसी के बारे में बात हुई है, 2023 में वो एनैक्ट हुआ है। इंडियन स्पेस पॉलिसी के बारे में पहले बात हुई थी, पहला प्रपोजल आया था 2020 में, ठीक है। तभी से कुछ प्राइवेट कंपनीज ने, कुछ प्राइवेट स्टार्टअप्स ने क्या किया था, श्रीहरिकोटा में, यहाँ पर कुछ लैंड
लीज पे ले लिया था, ताकि वो लोग फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस अपने रॉकेट्स को लॉन्च करके उनका जांच कर सके। ठीक है, तभी अग्निकुल ने भी ले लिया था। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी ने दो बॉडीज है, एक्चुअली चार बॉडीज है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहला है एनसेल, that is New Space India Limited. This is one of the bodies. What does it do? It will bring private sector into the foreground. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करता है कि वो भी आगे बढ़े, वो भी रिसर्च करे, वो भी कमर्शियलाइज करे स्पेस टेक्नोलॉजी में। ओके, दूसरी बॉडी है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस एक्चुअली सैंक्शन करता है, बताता है कि हाँ, या फिर ऑथराइज करता है कि हाँ इस तरह के मैनोवर्स किए जा सकते हैं। सो इन दोनों बॉडीज का एक बहुत बड़ा रोल है प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करने में। अगर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ती है तो हमारा देश भी एज अ कंप्लीट एंटिटी भी आगे बढ़ेगा। इनिशियली हम क्या करते थे, हम दूसरे फॉरेन एजेंसी से हेल्प लिया करते थे, जैसे कि नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, जाक्सा हो गया, इन सब से हम लोग हेल्प लिया करते थे। तो हमारा काफी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में चला जाता था। अभी हमने वो बंद करके हमने अपने ही प्राइवेट सेक्टर से हेल्प लेना शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, ओवरऑल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एज अ कंप्लीट यूनिट हमारे देश में ही होगी। ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स बाहर डाइल्यूट नहीं होंगे। इसी वजह से इंडियन स्पेस पॉलिसी इज सो इम्पोर्टेंट। काफी सारी कंपनीज को फायदा हुआ है, जैसे कि स्काई रूट जो कि हैदराबाद में है, अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में हमने अभी पढ़ा, पिक्सल है बैंगलोर में, और भी है मैग्नीफाई एंड ऑल। ठीक है, एक और फायदा होता है, वो फायदा होता है इसरो को। कैसे? इन बोथ द वेज, दैट इज कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक मतलब इसरो का मेन काम होता है रिसर्च, पर अब तक 2020 के पहले तक इसरो मेनली रिसर्च पे ठीक से फोकस नहीं कर पाता था। उसको प्रोडक्शन में भी ध्यान देना पड़ता था, और उसके इन्वेस्टमेंट्स, टाइम, सब कुछ उन चीजों में भी डाइल्यूट हो जाते थे। अभी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इसरो कैन बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स बेसिक वर्क, दैट इज रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। कमर्शियल हेल्प देखा जाए तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन प्राइवेट सेक्टर तक चला जाता है तो क्रेडिट्स भी इसरो के कम होने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू एक्सप्लोड, इट इज गोइंग टू एक्सप्लोड, और इंडिया ऑलरेडी काफी कंट्रीज के साथ डील कर रहा है। ओके, उसमें से कुछ नहीं तो एटलीस्ट इसरो का ग्राउंड हमें यूज करना ही पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को इसरो का ग्राउंड तो यूज करना ही पड़ेगा, दैट इज इट्स लॉन्च पैड। एटलीस्ट उसके लिए भी इसरो को कमर्शियल फायदा हो जाएगा। ओके, सो ओवरऑल क्रेडिट कम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इतना बढ़ जाएगा, ओवरऑल इसरो को भी फायदा ही होगा। सो क्रेडिट्स भी बढ़ रहे हैं और काम करने की फ्रीडम भी बढ़ रही है। सो ओवरऑल देयर वुड बी प्रॉफिट। बट प्राइवेट सेक्टर को कितनी लायबिलिटी देनी है, इस पर भी विचार होना चाहिए। इन स्पेस इसी चीज का ध्यान रखता है। क्या वो रैंडमली कोई भी स्पेसक्राफ्ट बनाकर उसे लॉन्च कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उससे काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्पेस एक्स में अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, फैल्कन 9 लॉन्च होने वाला था पहले, फिर उसको अबॉर्ट कर दिया। सो काफी रैंडम डिसीजंस हो सकते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर को पूरी की पूरी लायबिलिटी दे दी। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर किस तरह के लॉन्च व्हीकल्स बना रहा है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनोस्फेयर में होल क्रिएट होना, ओजोन होल्स क्रिएट होना, इस तरह की चीजें। तो ये सारे एस्पेक्ट्स चेक करके ही हमें प्राइवेट सेक्टर को वो फ्रीडम देनी होगी। Based on the topic, this could be a probable question जो कि मेंस में आ सकता है. That is, critically analyze the role of private sector in space maneuvers.
क्रिटिकली एनालाइज मीन्स आपको पॉजिटिव साइड भी दिखाना है, नेगेटिव साइड भी दिखाना है, और इन द एंड कंक्लूजन में एक पॉजिटिव रिमार्क के साथ एंड करना है. इसे आपको 250 वर्ड्स में फिनिश करना है. So friends, till then, study well, stay happy, healthy. If you have any doubts and if you need any kind of clarification, you can contact us for the same in this given number or in the chat box given below. If you need any kind of mentorship assistance or UPSC coaching, for that also you can contact us. We have two centers, one in North Kolkata at VIP Road near Haldiram, another one in South Kolkata near Hajra Road. Till then, study well and thank you.